नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको महाकुंभ के प्रति समाजवादी पार्टी के एक सांसद की नफरत दिखाएंगे, जिनका बयान अभद्र विचारों से हाउसफुल है। ये एसपी सांसद हैं अफजाल अंसारी, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर स्वर्ग और नर्क वाली ऐसी टिप्पणी की है जिससे साधु संत बहुत गुस्से में हैं। फिर आपको मुंबई में उस बैंक के बाहर लेकर चलेंगे जहां आज सुबह से आंसू, बेबसी और बेचैनी का मंजर है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है, जिससे लोगों के 2400 करोड़ रुपए फंस गए हैं। किसी को बेटी की शादी करनी है तो किसी को इलाज कराना है, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा ये नहीं मालूम। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का वो प्लान दिखाएंगे जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत अमेरिका की डील, दोस्ती और डिप्लोमेसी से पाकिस्तान को कैसे मिर्ची लगी है, और पीएम मोदी अमेरिका से क्या क्या ला रहे हैं, इसकी लिस्ट भी देखिएगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी के स्वदेश लौटते ही मुख्यमंत्री पद का नाम फाइनल हो सकता है। 19 या 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी मुमकिन है। हालांकि आखिरी नाम कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से एक दिलचस्प खबर यह भी है कि बीजेपी सरकार आपकी सत्ता में शुरू किए गए मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल सकती है और इसका नया नाम आरोग्य मंदिर हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली में आयुष्मान योजना भी लागू करने का प्लान बनाया है। सुनीता विलियम्स से भी जुड़ा एक शुभ समाचार है। उनकी वापसी का प्लान रेडी हो गया है। अंतरिक्ष में 8 महीने का लंबा समय बिताने के बाद सुनीता विलियम्स 19 मार्च को धरती पर वापस आ सकती है। उनकी वापसी एलॉन मस्क के ड्रैगन यान से होगी। और यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर प्लांट पर एक ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे लेकर रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि गुरुवार देर रात विस्फोटकों से लैस एक रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल प्लांट के कंक्रीट से बने सेफ्टी कवच पर हमला किया, जिससे कवच को नुकसान पहुंचा है। सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसे बयान से करने जा रहे हैं जिसमें देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया गया है। सनातनी भावनाओं को बड़ी कुटिलता के साथ ठेस पहुंचाई गई है और इस बयान में देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन बन चुके महाकुंभ के प्रति नफरत की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। इस क्लेश की स्क्रिप्ट राइटर हैं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद, नाम है अफजाल अंसारी। एसपी नेता अफजाल अंसारी ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसमें अभद्र भाषा और घृणित सोच का हाउसफुल है। उनके इस बयान में मजहबी तालियों की भूख है और अपने वोट बैंक के धड़े को सदा के लिए फुल करने का मकसद है। दरअसल अफजाल अंसारी 12 फरवरी को रविदास जयंती के मौके पर गाजीपुर के शादियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंच भी था, माइक भी था और मौका भी था, तो लगे हाथ अफजाल अंसारी ने महाकुंभ के नाम पर सियासी डुबकी लगा दी। उन्होंने कटाक्ष किया कि इस बार स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा और नर्क में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि महाकुंभ में नहाने से सबके पाप धुल रहे हैं। अफजाल अंसारी के इस बयान को जुबानी नर्क भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें सनातन धर्म और महाकुंभ के प्रति घृणा का अपार संचार है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि रिएक्शन तक भी पहुंच गया है और अब अफजाल अंसारी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस जांच में जुट गई है और पुलिस बाकी का हिसाब पूरा करेगी। लेकिन पहले आप अफजाल अंसारी की महाकुंभ के प्रति नफरत देखिए, फिर इस पर शुरू हुआ क्लेश भी दिखाएंगे। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। वैसे महाकुंभ को लेकर दिए इस बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने का जो केस दर्ज हुआ है, उसमें दोषी पाए जाने पर उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। हालांकि वो पहले भी 2 बार विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े केस में जेल जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा रद्द होने के बाद एक बार फिर सांसद भी बन गए। इसीलिए अपने एजेंडे की राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े रहने के लिए और अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए ऐसे बयान देना उनकी मजबूरी भी हो सकती है।
हालांकि इस पर साधु संतों में कितना रोष है और कैसे सत्ता का कलेश छिड़ गया है, इस पर भी गौर करिएगा। एक गांजा बेचने वाला, एक असलाह का तस्करी करने वाला, गलती से सांसद हो गया वो व्यक्ति सनातन पे, कुंभ पे टिप्पणी कर रहा है। मैं कहता हूँ इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुओं को आगे आकर और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। क्या धाराएं हैं? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा अगर बयानों पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो उस बयान पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसमें ये कहा गया कि जो लोग भगदड़ में जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो मोक्ष की प्राप्ति की। एक तरफा कार्रवाई नजर आती कि कुछ बयानों पे कार्रवाई हुई, कुछ बयानों पे कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाजवादी पार्टी ना अफजाल अंसारी जी के बयान के साथ खड़ी है और ना ही ऐसे बयान देने वाले जो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनके साथ खड़ी है। महाकुंभ में जाने वाले लोगों की आस्था पर प्रश्न उठाना उनको शोभा नहीं देता है। ये फिर उन करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का प्रश्न है और ऐसे आस्था से खिलवाड़ करने वाले को नर्क में जाने का रास्ता परमानेंटली खुला रहता है। आस्था के मामले में हमें बचाव करना चाहिए और आस्था के रास्ते पर यदि कोई चलता है तो भगवान का उसको आशीर्वाद मिलता है। अब पाप और पुण्य तो अपनी जगह है, वो भगवान तय करेंगे, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने से आदमी को सुकून मिलता है। वैसे बात सिर्फ अभी की नहीं है। जब से महाकुंभ के आयोजन की तैयारी शुरू हुई है तभी से शायद अफजाल अंसारी का मन बेचैनी और बदहवासी के संगम में डूबा हुआ है। तभी तो 5 महीने पहले भी उन्होंने महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिससे साधु संत भड़क गए थे। तब अफजाल अंसारी ने कहा था कि अगर गांजे से भरी हुई एक मालगाड़ी कुंभ भेज दी जाए तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए सवाल तो बनता है, आखिर अफजाल अंसारी को महाकुंभ से इतनी नफरत क्यों है? बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? अभी कुंभ लगने जा रहा, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। और अब इस खबर का नजरिया नाइन। अफजाल अंसारी जैसे नेताओं को ये लगता है कि देश में कुछ मुट्ठी भर धर्मांध लोग उनकी बातें सुनकर खुश हो जाएंगे और उन्हें अपना वोट सदा के लिए दे देंगे। लेकिन ऐसी जुबान और ऐसी भाषा आध्यात्मिक रूप से भी नर्क के समान है और चुनावी रूप से भी नर्क के ही समान है। अब लोग ऐसी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते क्योंकि उन्हें ऐसे बयानों से सियासी हित वाली दुर्गंध आती है। एक और जरूरी बात, किस पर बोलना है और किस पर नहीं, ये नेता अपने राजनीतिक स्वाद अनुसार तय करते हैं। मौजूदा वक्त में अफजाल अंसारी के राजनीतिक संरक्षक भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं सत्ता में। लेकिन अब बात आज के रिमाइंडर की, जिसमें हम उन बैंक ग्राहकों का दर्द दिखाएंगे जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी अब एक बैंक में फंस गई है। आज का ये रिमाइंडर हर उस बैंक खाता धारक को बहुत ध्यान से देखना चाहिए जो किसी भी बैंक पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है और उन्हें लगता है कि बैंक में उनका पैसा हमेशा 100% सुरक्षित रहेगा, उनके पैसे पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती है। अगर ऐसे विचार आपके मन में भी हैं तो महाराष्ट्र से आई एक खबर आपके विश्वास को हिला सकती है। वहां एक बैंक पर ही अचानक ताला लटक गया। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगा दिया। यहां बैन का मतलब है किसी भी तरह के लेन देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यानी अब 6 महीने तक ना तो ग्राहक इस बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं और ना ही पैसा जमा किया जा सकता है, फिर चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट। बैंक अब किसी ग्राहक को लोन भी नहीं दे पाएगा। ग्राहकों का कोई पुराना लोन रिन्यू भी नहीं होगा। इस बैन का असर बैंक की 26 शाखाओं पर पड़ा है। सोच कर देखिए, अगर आपके साथ इस तरह की स्थिति हो तो आप पर क्या गुजरेगी। इसे समझने के लिए आपको मुंबई से आई तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जैसे ही ग्राहकों को बैंक पर बैन का पता चला, बैंक की लगभग सभी ब्रांचों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। ग्राहक बैंक के कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। अपनी खून पसीने की कमाई पर ऐसा संकट देखकर कई ग्राहकों की आंखों में आंसू आ गए।
किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़े थे तो किसी को इलाज के लिए उन पैसों की जरूरत थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। भीड़ बढ़ी तो कई जगहों पर पुलिस तक बुलानी पड़ी। इस बैंक के लॉकर में रखे अपने कीमती सामान को लेकर भी ग्राहकों की चिंता बढ़ गई। हालांकि ग्राहकों को लॉकर एक्सेस की इजाजत दे दी गई। इसके लिए भी भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस को कूपन बांटकर बारी बारी से लॉकर खोलने की व्यवस्था करानी पड़ी। कुल मिलाकर ग्राहकों का गुस्सा और हालात दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल नजर आए। स्वाभाविक तौर पर अपनी जिंदगी भर की कमाई पर इस तरह से ताला लग जाए तो किसी को भी गुस्सा आएगा। हालांकि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन भी ग्राहकों की जमा पूंजी डूबने से बचाने के लिए ही लगाया है। ये बैंक लगातार 2 साल से करोड़ों का नुकसान झेल रहा था। इस कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं की जानकारी आरबीआई को मिली थी, जिससे बैंक के लिए वित्तीय संकट खड़ा हो रहा था। अब 6 महीने में इसकी वित्तीय हालत सुधारने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने पूरे होने के बाद आरबीआई अपने फैसले का रिव्यू करेगा और आगे के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगले 6 महीनों तक लाखों ग्राहकों के लिए मुश्किल वक्त है। वैसे ये कोई नया बैंक नहीं था। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। 1977 में इसका नाम इस बैंक की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। 1977 में इसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक रखा गया। महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में इस बैंक की 26 ब्रांच हैं, जिनमें ग्राहकों की 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। ये रकम जिन लोगों की है, आज वो गुस्से में है, दर्द और परेशानी में है। ये लोग किसी भी तरह अपनी जमा पूंजी वापस पाना चाहते हैं। यहाँ पर सभी जो ग्राहक हैं, जो अकाउंट होल्डर हैं, इनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। बहुत सारा जो है सदमा इनको लगा हुआ है कि ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें इनके गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा लगा हुआ था, ये बैंक आखिर कैसे बंद हो रही है। बेटी का पढ़ाई का पैसा दूसरा बैंक में पैसा डाल के डाला। दादी बीमार है हॉस्पिटल में, उसी के लिए पैसा चाहिए था, मैं उसके लिए आया था। अब 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास में। आधार है हमारे सब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए सब रखा है उनके लिए। अभी हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या करेंगे। तो मेल रात को ये लोग मेल डाला, सभी जो नोटिस आई मेल रात को है हम लोग को। उसके पहले अगर पता चलता तो हम लोग किधर न किधर एडजस्ट करते थे। कल इन्होंने जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी, फिर भी इन्होंने डिपॉजिट कलेक्ट किया। एक्चुअली करना नहीं था, उनका क्लियर कट था, नो विड्रॉल नो डिपॉजिट। बैंक वाले है ही नहीं, है तो वो झगड़ा होता था, इसलिए भाग गए। कोई पब्लिक को जवाब नहीं दे रही है, पुलिस आके खड़ी है। हमारे सेविंग अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। कभी कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, कोई लिखित में कुछ नहीं बोलने को राजी है कि सेविंग्स अकाउंट का पैसा कब मिलेगा। एफडी का तो मिल जाता है, पर सेविंग्स का क्या मिलेगा। कि लोगों का हर महीने का व्यवहार उसके 6 महीना बंद हो जाएगा ना, और क्या गारंटी कि 6 महीने बाद सब अकाउंट रेगुलर हो जाएगा। बिना इंटीमेशन के बैंक बंद करना एकदम गलत है। लोगों का गुस्सा है, नागरिकों कब तक वो लोग अपने आप को डिपेंड रहेंगे। बैंक का कुछ आंसर भी नहीं आ पा रहा है, अंदर से कुछ आंसर आना चाहिए। ना कोई मैनेजर, ना कोई कर्मचारी बाहर आके बोलने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ आम आदमी को धक्के खाने के लिए खड़ा कर दिया है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भूखे मर जाए। बाकी की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसका करंट अकाउंट है, पार्टी को चेक दिया, चेक लिए, क्या करेगा? वहाँ से बाउंस का चार्जेस कौन भरेगा? आप डे टू डे जो भी यहाँ से ही करते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर उनका किसी और बैंक में नहीं है खाता तो वो लोग कैसे करेंगे? बैंक को हम अक्सर सुरक्षित विकल्प मान के चलते हैं और सोचते हैं कि यहाँ हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्या ये वाकई सच है? अगर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरह किसी बैंक पर बैन लग जाए, कोई बैंक डूब जाए, तो आपका कितना पैसा सुरक्षित है? इसे भी सरल भाषा में समझ लीजिए। नियम के मुताबिक बैंक में किसी भी तरह से जमा आपके पैसों पर सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की गारंटी रहती है। यानी आप अपने अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा जमा करें, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा पैसा जमा है तो बैंक डूबने की स्थिति में आपका वो पैसा भी डूब जाएगा।
भले ही ये पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखें या करंट अकाउंट में, या फिर चाहे आपने एफडी ही क्यों ना कराई हो। इन सबको मिलाकर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलने की गारंटी है। इससे आपको बैंक डिपॉजिट पर रिस्क समझ आ गया होगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से आरबीआई ने किसी बैंक पर बैन लगाया। पहले भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में समझना भी जरूरी हो जाता है कि एक ग्राहक के तौर पर आप क्या सावधानी बरत सकते हैं। बहुत ज्यादा रकम किसी एक बैंक में जमा ना कराएं। अगर रकम ज्यादा है तो उसे अलग अलग बैंकों में जमा करा सकते हैं। अपना पैसा छोटे और लोकल बैंक में रखने से बचें। इसे पब्लिक सेक्टर बैंकों और बड़े प्राइवेट बैंकों में ही जमा करें। इसकी वजह यह है कि यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर बेहतर होता है। नियम तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की ही सुरक्षा देता है, लेकिन इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन से ग्राहकों को परेशानी शुरू हुई तो सियासी बयानों की बारिश भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अब आम लोगों का पैसा बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि आरबीआई ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की हो। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और कोऑपरेटिव में मुझे नहीं पता है कि किस कारण वो घटना हुई होगी जहां पर अकाउंट, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची है। जो लोग अगर रिबेट भी दे रहे हैं या आपके 12 लाख पर कर रहे हैं तो बताओ महंगाई क्या है। और सत्ता में अब बात करते हैं भारत और अमेरिका में संवाद और समझौते वाले मेन्यू की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिकी यात्रा के बाद पीएम मोदी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात, संवाद और भारत अमेरिका में हुए समझौतों का असर इस वक्त चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी देखा जा रहा है। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए हमने पीएम मोदी के दौरे का सार बताने वाला विशेष मेन्यू तैयार किया है। भारत और अमेरिका में हुई डील पर हम आपको 7 बातें बताएंगे, जिसका हर शब्द दुश्मनों के दिल में दर्द पैदा करेगा। जब बात दुश्मन की हो रही है तो दुनिया जानती है आतंकवाद एक गंभीर समस्या है, और जब भी आतंकवाद का जिक्र होता है पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद अमेरिका में जारी संयुक्त बयान में भी यही हुआ। इस वजह से कैसे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है आपको बताएंगे। बांग्लादेश भी आजकल पाकिस्तान की राह पर चल रहा है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बांग्लादेश पर TV9 के संवाददाता ने सीधा सवाल पूछा। जवाब में पीएम मोदी को टफ निगोशिएटर बताने वाले ट्रंप ने सीधे सीधे भारत का नाम लिया और कहा कि ये भारत देखेगा। अमेरिका की धरती से पीएम मोदी ने नया फॉर्मूला दिया, मीगा प्लस मागा इज इक्वल टू मेगा। पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को बताया कि दोनों देश साथ साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहीं पीएम मोदी ने नारा दिया मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और जब दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो मेगा यानी बड़ी सफलता मिलेगी। भारत अमेरिका में व्यापारिक डील तो हुई, कई समझौते भी हुए, लेकिन इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप का बिजनेसमैन वाला माइंड भी देखने को मिला। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि वो राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन मूल रूप से वो एक उद्योगपति हैं। उन्होंने अपने मित्र मोदी को लड़ाकू विमान F-35 बेचने का ऑफर दिया। ये ऑफर रूस के Su-57 वाले ऑफर से मुकाबला करेगा। हालांकि F-35 के रिव्यूज अच्छे नहीं हैं, इसे बहुत से एक्सपर्ट डेडली कबाड़ कह रहे हैं, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट हासिल करने की जो होड़ है, उस लिहाज से ये ऑफर महत्वपूर्ण है। अमेरिका में एक मुलाकात मोदी और इलॉन मस्क के बीच भी हुई, जिसकी चर्चा भी हो रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और मस्क के बीच नया भविष्य डिजाइन करने वाला संवाद हुआ। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और मस्क की एजेंसी स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम करने पर भी बात हुई। इसकी पूरी कहानी भी आज हम आपको बताएंगे।
पहले आपको भारत और अमेरिका के बीच संवाद और समझौते के वो 7 हिस्से दिखाते हैं जो भारत के भविष्य के लिए बेहतर हो सकते हैं और जिसके बारे में जानकर दुश्मन देश हैरान और परेशान है। पीएम मोदी के सामने ट्रंप ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने का ऐलान किया। ट्रंप ने घोषणा की कि उनके प्रशासन ने तहव्वुर को भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। वो भारत जाकर न्याय का सामना करेगा। पीएम मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को और बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोनों ही नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये घोषणा दुनिया में आर्थिक वर्चस्व बढ़ाने वाले चीन को जरूर चुभी होगी। ट्रंप ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि इस पर काम करेंगे। ये सबसे अच्छे व्यापारिक मार्गों में से एक होगा। इसके निर्माण में मदद करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने भारत में परमाणु रिएक्टर्स के निर्माण पर जोर दिया। पीएम मोदी और ट्रंप दोनों देशों के बीच हुए असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। इसके तहत अमेरिका भारत में परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन पर काम करेगा। भारत और अमेरिका एआई डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर वाली प्लानिंग पर भी काम करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश करने की घोषणा की है। भारत और अमेरिका की दोस्ती से पाकिस्तान परेशान है। विशेष तौर पर आतंकवाद वाले आरोप पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है उन आरोपों से। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतंकवाद पर भारत और अमेरिका के संयुक्त बयान को एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मानदंडों के खिलाफ बताया। आप देखिए कैसे पाकिस्तान में सत्ताधारियों से लेकर मीडिया तक सब भारत और अमेरिका के बीच गहरी होती दोस्ती से घबराए हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। अमेरिका से सिर्फ पाकिस्तान के लिए बुरा पैगाम नहीं आया, बल्कि बांग्लादेश के लिए भी सख्त संदेश आया है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के दौरान TV9 भारतवर्ष के संवाददाता वहां मौजूद थे। उन्होंने बांग्लादेश पर ट्रंप से सीधा सवाल किया। ट्रंप ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत का नाम लिया। ये संकेत दिया कि बांग्लादेश वाले संकट का समाधान पीएम मोदी करेंगे। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. भारत के सामने अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम लिया, बांग्लादेश पर जवाब दिया, रक्षा डील पर बात की। इसके साथ साथ ट्रंप का फोकस बिजनेस पर भी था। ट्रंप ने भारत को लड़ाकू विमान F-35 बेचने का ऑफर दिया। वैसे देखा जाए तो F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। अमेरिका इसे 5वीं जनरेशन के हथियारों वाली रेस का चैंपियन मानता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में F-35 का फ्लॉप शो चर्चा में रहा है। पहले आप ट्रंप के F-35 वाले ऑफर को सुनिए, उसके बाद इसकी कबाड़ कुंजी की चर्चा भी करेंगे। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan
and it's crucial really to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. सवाल यही है कि F-35 अमेरिका का सुपर योद्धा है। अमेरिका को ये कहकर बेचता है कि F-35 की रेंज 2200 किलोमीटर है, इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 8 टन तक के हथियार लेकर दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। लेकिन कुछ आंकड़ों और आरोपों के बाद ये सिर्फ कागजी और किताबी बातें लगती हैं, क्योंकि वर्ष 2018 से अब तक F-35 विमान के साथ 12 हादसे हुए हैं। ट्रंप के मित्र मस्क भी F-35 विमान को बेकार बता चुके हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट में F-35 का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार F-35 ऑपरेशन क्षमता को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये भी कहा गया है कि F-35 बहुत ज़्यादा डेटा प्रोसेस करता है। अधिक डेटा प्रोसेसिंग से पायलट को परेशानी होती है, जो हादसे की वजह भी बनती है। F-35 के सिस्टम में अक्सर खराबी की शिकायत भी आती रहती है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35 में 65 ऑपरेशनल खामियां हैं। सितंबर 2023 में अमेरिका की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की रिपोर्ट में बहुत गंभीर दावा किया गया था। इसमें कहा गया था कि अमेरिकी वायुसेना में शामिल 50% F-35 विमान उड़ान लायक नहीं है। यह भी कहा गया था कि F-35 डेवलपमेंट साइकिल में अपरिपक्व है। संतों के अखाड़ों का नाम सुनकर आपके मन में पहली तस्वीर क्या बनती है? भगवा वस्त्र पहने साधु संत, मंत्रोच्चार और आध्यात्मिक संसार। लेकिन एक ऐसा अखाड़ा भी है जिसमें हाई वोल्टेज ड्रामा है, वर्चस्व की लड़ाई है, चाकूबाजी और महामंडलेश्वर की पिटाई के एक्शन सीन है और कैमरे पर आरोपों वाला युद्ध है। ये वो किन्नर अखाड़ा है जो आध्यात्म नहीं बल्कि जंग का अखाड़ा बन गया है। और इस किन्नर अखाड़े से जुड़ी 2 कुंजी आज हमने सत्ता में तैयार की है। पहली कुंजी में आपको बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी का आध्यात्मिक कमबैक दिखाएंगे, जो फिर यामाई ममता नंदगिरी बन गई हैं और महामंडलेश्वर का पद उन्हें मिल गया है। जबकि दूसरी कुंजी में चाकू कांड वाला क्लेश है, जिसमें जबरदस्त खूनी संघर्ष है। लेकिन पहले ममता कुलकर्णी से मिलिए, जिन्होंने फिर महामंडलेश्वर वाला अवतार धारण कर लिया है और अब किन्नर अखाड़ा किसी रियलिटी शो जैसा दिलचस्प हो चुका है। यहाँ रोज नए मोड़ आ रहे हैं। ममता कुलकर्णी ने एक नया वीडियो शेयर किया है और इसमें उनका दावा है कि वो फिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। पहली बार 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी यामाई ममता नंदगिरी बन गई थी, लेकिन 7 दिन बाद ही ये दावा किया गया कि उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन अब ममता ने नए वीडियो में ये दावा किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था और अब वो फिर महामंडलेश्वर का पद स्वीकार कर रही हैं। पहले हम आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं, फिर किन्नर अखाड़े का खूनी संघर्ष भी दिखाएंगे। मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। अखाड़ों की दुनिया में अध्यात्म की गहराई से परिचय होता है और ये पता चलता है कि जब कोई सामान्य व्यक्ति साधु सन्यासी बनता है तो क्या होता है। लेकिन ये अखाड़ा बॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म के स्क्रीन प्ले की तरह चल रहा है, जिसमें सत्ता वाली खूनी जंग भी है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, चाकूबाजी की जा रही है। कुछ दिन पहले अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी पर अटैक हुआ था, लेकिन कल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर चाकूबाजी हुई है। एक रील इस पर भी देखिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी, जिनके ऊपर अचानक कल रात में हमला होता है और उनके साथ मारपीट की जाती है और जिसमें वो बुरी तरीके से घायल होते हैं। मारने तो मुझे ही आए थे, मगर ये तो मेरे चेलों ने मेरी रक्षा करी। वो बेचारे आगे खड़े होके खुद उन्होंने इतना कुछ सह लिया अपने शरीर पे, अपने गुरु की रक्षा करी। इससे बड़े बात कोई नहीं हो सकती है। और उन लोगों ने इतना कुछ सहने के बाद बताइए, मुस्कान उस जगह खड़ी भी थी। ये विवाद हमारा आज सालों से चल रहा है।
हमारे कोसाम्बी जो क्षेत्र हमारा लगता है, वहाँ पे एक किन्नर है, मुस्कान किन्नर, भरवारी में रहती है और ये बहुत दिन से वर्चस्व की लड़ाई है। हिमांगी का और मुस्कान का क्या ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि वजह क्या है कि इनकी सोच क्या है, इनकी प्लानिंग हम नहीं समझ पा रहे हैं। बस इतना मैं जानती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार, जैसे कि मेरे फैमिली भी यहीं की है, कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि आपके ऊपर जो हमला हुआ है हिमांगी सखी के शायद पर हुआ है? हाँ, हिमांगी सखी की सह पे हुआ है और ये केवल प्रशासन को, पब्लिक को गुमराह करने का एक नया चेहरा बना रही है। ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनके जितने भी महामंडलेश्वर है, करीबन 60 महामंडलेश्वर उनके अंदर घुसे हैं और सब ने मिल के मुझे पीटा है, जोर जोर से पीटा है, जोर जोर से पीटा है और इस तरह से मेरा हल कर दिया है। अब दोनों में विवाद की वजह क्या? अगर ममता कुलकर्णी पे मैंने आवाज उठाया है तो मैंने कौन सी गलती कर दी? सोचने वाली बात यह है कि वाकई में इसे अखाड़ा कहना उचित है, क्योंकि फिलहाल ये बॉलीवुड के किसी प्रोडक्शन हाउस के जैसे चल रहा है, जो दुख की बात है। किन्नर समाज ने इस अखाड़े में बहुत सी उम्मीदों के बीज बोए थे। इस अखाड़े के निर्माण में किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी दिखती है, लेकिन ऐसी कोशिशें तब अपना सम्मान खो देती हैं जब मंत्रोच्चार की जगह चाकूबाजी और मारपीट हूटा बच चुका है। यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन